रावत फार्म हाउस। चेरी दिव्यांश की तरफ देख रही थी। उसकी हार्ड चेस्ट देखते हुए उसे भी कुछ कुछ फील होने लगा था। एक गर्माहट सी उसे अपनी पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस जो लगातार बदलते जा रहे थे, उन्हें देखकर दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और फिर चेरी के बिल्कुल करीब होकर बोला, अब खिलाओ तुम मुझे चॉकलेट रोल। उसकी बात सुनकर चेरी ने अपना कांपता हुआ हाथ फिर से ऊपर की तरफ उठाया और दिव्यांश को वो रोल खिलाने लगी। दिव्यांश ने इस बार भी जैसे ही उस रोल को हल्का सा बाइट किया, उसके होठों से थोड़ी सी चॉकलेट सिर्फ गिरकर उसकी चेस्ट पर लगी। एक बार फिर से अब उसकी चेस्ट पर वो चॉकलेट गिर चुकी थी और अब तो उस चॉकलेट को दिव्यांश की चेस्ट पर गिरा हुआ देखकर चेरी का भी बुरा हाल होने लगा था। वो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी एवोकाडो, मैं अभी इसे क्लीन कर देती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। वो नैपकिन ढूंढ रही थी। सामने ही उसे नैपकिन रखा हुआ मिला तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो नैपकिन दिव्यांश की चेस्ट पर रखने लगी, दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, क्या किसी और तरीके से इस चॉकलेट को क्लीन नहीं किया जा सकता? चेरी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, एक काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें ये चॉकलेट क्लीन करना सिखाता हूँ, फिर तुम इस चॉकलेट को क्लीन करना। उसकी बात सुनकर चेरी और भी ज्यादा चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश कहना क्या चाहता है। वो पहले ही इस वक्त बहुत नर्वस सा फील कर रही थी। हालांकि उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन चेरी के एहसास उस पर भारी हो रहे थे। उसने सोचा था कि जब तक दिव्यांश धरा से बात नहीं कर लेता, तब तक वो खुद पर कंट्रोल रखेगी, लेकिन अब उसे खुद ही दिव्यांश की तरफ एक अट्रैक्शन से फील होने लगी थी, जो वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। दिव्यांश ने अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाया, जिससे चेरी ऊपर हो गई और दिव्यांश ने अब उसे नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया। चेरी के चेहरे पर अभी भी सवालिया एक्सप्रेशन थे और अब जब उसने दिव्यांश को काउंटर पर बैठते हुए देखा तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांश के इरादे समझने लगी थी। दिव्यांश ने काउंटर पर बैठकर अपने पैर चेरी की कमर के आसपास लपेट लिए और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। चेरी बिल्कुल उसके करीब हो गई और अब दिव्यांश ने उसके हाथों में पकड़ा हुआ रोल अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें रोल खिलाना सिखाता हूँ, अपने होठों को खोलो रेड। जैसे ही उसने कहा, चेरी ने थोड़ा झिझकते हुए अपने होठों को खोला और उस रोल को थोड़ा बाइट किया। जैसे ही उसने उस रोल को बीते किया, वो मिल्क चॉकलेट उसके होठों से भी नीचे की तरफ गिरी और सीधा उसकी गर्दन पर लग गई। दिव्यांश के चेहरे पर सेडिक्टिव से स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, अब मैं इसे नैपकिन से तो बिल्कुल साफ नहीं करूंगा, मेरे होंठों के होते हुए तुम्हारी गर्दन को एक नैपकिन छुए, नो रेड, आई कांट टॉलरेट दिस। उसकी बात सुनकर चेरी दंग रह गई और अब दिव्यांश ने नीचे की तरफ झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे। वो उसकी गर्दन पर गिरी हुई उस मिल्क चॉकलेट को अपने होठों से लिक कर रहा था और चेरी की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। उसके हाथ दिव्यांश के कसे हुए कंधों पर दबाव बनाए जा रहे थे और दिव्यांश के हाथ भी उसकी पीठ पर आ गए थे। वो उसकी पीठ को सहलाने लगा था। चेरी की आहें निकलने लगी। वो धीमे से बोली, कोई आ जाएगा एवोकाडो। दिव्यांश उस चॉकलेट को अपनी पूरी टंग से लिक करने के बाद ऊपर की तरफ उठते हुए बोला, इस फार्म हाउस में फिलहाल तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है रेड। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से नीचे की तरफ झुका, जहां अब चॉकलेट नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी दिव्यांश अपनी टंग उसकी गर्दन पर घुमा रहा था। चेरी ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया था और गहरी सिसकियां भरने लगी थी। दिव्यांश की इस हरकत की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अब दिव्यांश का हाथ उसकी कुर्ती की जिप को खोल रहा था। उसका वो फ्रॉक सूट जो पीछे जिप से बंद था, अब वो पीछे से खुल चुका था और जैसे ही ये हुआ, चेरी दंग रह गई। उसकी नजरें दिव्यांश पर उठ गई। दिव्यांश ने अपने पैरों को एक बार फिर से उसकी कमर पर लपेटा और धीमे से बोला, मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई नहीं है रेड। उसकी बात पर अब चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि अगर चॉकलेट रोल खाते हुए चॉकलेट गिर जाए तो उसे कैसे क्लीन करना है रेड। उसकी बात पर चेरी शर्मा गई और बोली, कितने बेशर्म हैं ना आप एवोकाडो, सच में आप बहुत चालाक हैं। ऐसी चीज सिखाने के लिए आपने मेरे साथ ही सब कुछ किया। दिव्यांश डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ रेड। दिव्यांश रावत जब अपनी आय पर आ जाए तो वो सीरियसली कुछ भी कर सकता है। चेरी मुस्कुराए और बोली, लेकिन मुझे तो इस दिव्यांश रावत का सिर्फ प्यार चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दिव्यांश रावत सिर्फ और सिर्फ प्यार करें। ये बोलते हुए चेरी ने अब खुद से उसे वो चॉकलेट रोल खिलाया। उसकी आंखों में एक मदहोशी साफ नजर आ रही थी।
दिव्यांश ने इस बार जानबूझकर अपनी चेस्ट पर चॉकलेट सिर्फ गिरा लिया तो चेरी ने एक बार फिर से अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। दिव्यांश ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को सहलाने लगा। इस वक्त चेरी पर उसकी नज़रें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी और चेरी ने भी अब अपना चेहरा उसकी चेस्ट पर झुकाया और फिर वहां गिरी हुई वो चॉकलेट सिर्फ लिक करने लगी। दिव्यांश के चेहरे पर इंटेंस स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर अभिमन्यु की गाड़ी दौड़ रही थी। रावी उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देख रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर मिस्टर अभिमन्यु खुराना। अगर आज मैंने सही से तुम्हारा तबला नहीं बजाया ना तो मैं भी रावी रावत नहीं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझसे पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। अभिमन्यु ने उसकी बात तो नहीं सुनी थी क्योंकि रावी मन ही मन बात कर रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है कुछ खतरनाक चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अभी भी वक्त है मिस वाइन, तुम मुझे बता सकती हो, कहीं बाद में तुम्हें सच में पछतावा हो। रावी गुस्से से बोली, आपको ये फालतू की बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आपको एक बात बताऊं, रियलिटी चेक दूं कि आप ये जितनी एटीट्यूड वाली बातें करते हैं ना, मत किया कीजिए क्योंकि ये आपकी शक्ल पर बिल्कुल भी नहीं जचता। बेशक से होंगे आप हैंडसम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में। मेरे सामने आप कुछ भी नहीं हैं। आपसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के देखे हैं मैंने, इसलिए मुझे ये बड़ी बड़ी बातें करके इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं इम्प्रेस होने वाली। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ? रावी तुरंत बोली, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप किसी हीरो की तरह मेरे सामने मस्त सा फाइटिंग सीन भी क्रिएट कर देंगे ना, जिसमें आप ऊपर खड़े हैं और नीचे सड़क पर 10-12 गुंडे लेटे हुए दर्द से कराह रहे हैं, तब भी आप मुझे हीरो तो बिल्कुल नहीं लगेंगे क्योंकि आप मेरे लिए हमेशा जीरो ही रहेंगे। आए बड़े मुझे पछताते हुए देखने वाले। ये बोलकर रावी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमन्यु ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। वहीं रावी ने तुरंत अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और फिर उसमें से एक मैसेज कुशल को किया। वो वैसे तो जानती थी कि कुशल कहाँ पर गाड़ी को रोकने वाला है, लेकिन फिर भी वो बस एक कन्फर्मेशन चाहती थी। उसके मैसेज के बाद जब कुशल का कन्फर्मेशन मैसेज उसके फ़ोन पर आया तो उसने राहत की एक सांस ली। तकरीबन 5 मिनट बाद अभिमन्यु ने एक झटके से गाड़ी रोकी। रावी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई क्योंकि उसकी नज़रें सामने की तरफ थी, जहां पर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के आगे कुछ लड़के खड़े थे जिनके हाथों में मोटे मोटे डंडे और हॉकी जैसा सामान था। अभिमन्यु अपनी गहरी नज़रों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? रावी डरते हुए बोली, मुझे क्या पता। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच में तुम्हें नहीं पता मिस वाइन? उसकी मुस्कुराहट देखकर रावी चौंक गई। सामने इतने सारे लड़कों को इस तरह से उनके हाथों में डंडे वगैरह देखकर तो कोई भी डर जाए, लेकिन यहाँ अभिमन्यु तो मुस्कुरा रहा था। वो तुरंत बोली, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए ही बोला, क्या मुझे डर लगना चाहिए? रावी झट से बोली, मुझे क्या पता। वेल, अगर आपको डर लग रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ सकते हैं, क्योंकि सामने तो देखने से ही पता चल रहा है कि उन लोगों के इरादे क्या है। अगर आप चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली, सिर्फ उन लोगों के इरादे या फिर तुम्हारे भी इरादे? उसकी बात सुनकर रावी एकदम से सुन्न हो गई। अभिमन्यु ने अगले ही पल अपना ब्लेजर उतारा और पीछे सीट पर फेंक दिया। रावी हड़बड़ा कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बाहर चलते हैं फिर पता चल जाएगा तुम्हें। ये बोलते हुए वो जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरने लगा, रावी तुरंत बोली, आप चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं। बाहर निकलेंगे आप तो फिर आपकी चटनी बन जाएगी। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अभिमन्यु ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और फिर हंसते हुए बोला, चटनी तो बनेगी लेकिन किसकी ये फिलहाल तुम जानती नहीं हो, पर जान जाओगी। आ जाओ बाहर, शो अच्छे से एंजॉय करना। ये बोलकर वो डेविल स्माइल पास करते हुए गाड़ी से निकल गया और रावी का गला सूखने लगा। उसने कुशल का ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की जान निकल रही थी। ये सोचकर कि आगे होगा क्या। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो भी गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ आई, जहां अब अभिमन्यु अपनी शर्ट के कफ ऊपर की तरफ कर रहा था और उसने सामने से अपनी शर्ट के 2 बटन भी खोल दिए थे, जिससे उसकी हार्ट चेस्ट रिवील हो रही थी। हाईवे पर अभिमन्यु उन लड़कों की तरफ देख रहा था जो उसके सामने ही खड़े थे।
उन लड़कों में बिल्कुल फ्रंट पर कुशल और उसका दोस्त मानव थे। मानव तो हालांकि यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। उसे अभिमन्यु से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे अभिमन्यु में कुछ तो मिस्टीरियस हो। इसलिए वो किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब वो कुशल का सबसे अच्छा दोस्त था, तो उसे कुशल के साथ आना ही पड़ा। कुशल अपने सिर को हल्का हल्का हिला रहा था, वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। उसके कंधे ऊपर की तरफ उठे हुए थे और उसकी नज़रें अभिमन्यु पर टिकी हुई थीं, जो अपनी बाजू की कफ ऊपर की तरफ रोल करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे आगे आते हुए देखकर कुशल ने अपने हाथों में पकड़ी हुई हॉकी स्टिक को गोल गोल घुमाया। वहीं रावी के चेहरे पर अब नर्वसनेस झलक रही थी। वो अभिमन्यु को सबक तो सिखाना चाहती थी, लेकिन इतने सारे लड़कों को देखकर अब उसे अजीब लग रहा था। अभिमन्यु ने उसके साथ ऐसा भी कुछ नहीं किया था कि वो उसकी जान ही ले ले, और साफ पता चल रहा था कि जितने लड़के इस वक्त अभिमन्यु के सामने हैं, इन सबसे लड़ना अभिमन्यु के लिए आसान नहीं होगा। अगर सच में उसे कुछ हो गया तो रावी खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। इसलिए अब वो जल्दी से आगे की तरफ आई। वो अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई और कुशल की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मैं जानती हूँ, मैंने ही तुम्हें कहा था कि तुम मिस्टर अभिमन्यु खुराना को अच्छा खासा सबक सिखाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका सही नहीं। हाँ, मुझे मिस्टर अभिमन्यु खुराना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मैं उनकी जान रिस्क में डालूं, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। कुशल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, अब तुम पीछे नहीं हट सकती रावी। अब तो जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि इस इंसान को मैं हॉस्पिटल के बेड पर लिटाऊंगा, जहां पर ये तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो अब इसको हॉस्पिटल में जरूर पहुंचाऊंगा। अभिमन्यु के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट तैर रही थी। रावी जो बोल रही थी वो तो उसे पहले ही पता था। जहां अभिमन्यु खुराना होता है वहां क्या होता है और क्या नहीं, ये सब कुछ अभिमन्यु खुराना को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। कोई उसके खिलाफ साजिश रचे और उसे पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अभिमन्यु ने रावी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे साइड किया और बोला, मिस वाइन, मैंने तुम्हें शो देखने के लिए कहा है, शो डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर अभिमन्यु खुराना, लेकिन प्लीज आप यहाँ से चलिए। ये बोलते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे ले जाने लगी। अभिमन्यु ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुमने जो किया है ना, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मिलेगी मिस वाइन, लेकिन पहले जरा इनका हिसाब किताब कर लूं। कुशल सार्कास्टिक वे में बोला, तुझे लगता है कि तू हमारा हिसाब किताब करेगा? जरा नजरें घुमा कर देख, यहाँ पर जितने लड़के तेरे सामने खड़े हैं ना, तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो काफी होगा, वरना हम लोग तुझे सीधा शमशान घाट भी पहुंचा सकते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, पैदा हुए नहीं कि बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए। बेटा पहले अच्छे से पैदा तो हो जाओ, उसके बाद अभिमन्यु खुराना की मौत का ख्वाब देखना। ये बोलते हुए उसका लहजा काफी सख्त हो गया था। कुशल तुरंत बोला, लगता है तू अभी ख्वाबों की दुनिया में ही है। कोई बात नहीं, तुझे हकीकत में मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर उसने हॉकी स्टिक को एक बार फिर से अपने हाथों में घुमाया। अगले ही पल उसने जोर से अभिमन्यु के कंधे पर हॉकी स्टिक चलाई, लेकिन अभिमन्यु के कंधे को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि वो हॉकी स्टिक दो टुकड़ों में टूट गई। कुशल की आंखें बड़ी हो गईं और रावी भी बस एकटक अभिमन्यु की तरफ देखती रह गई। वो जल्दी से अभिमन्यु के कंधे के पास आए और उसे छू कर देखने लगी। अभिमन्यु ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोला, चुपचाप यहाँ से साइड हट जाओ, और अगर अब तुमने डिस्टर्ब किया तो जो हाल इस हॉकी स्टिक का हुआ है वही तुम्हारी कमर का होगा, और आई स्वेयर तरीका अभिमन्यु खुराना का होगा। उसकी बात सुनकर रावी के होश उड़ गए। वो तुरंत पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने टूटी हुई हॉकी स्टिक थी, और जिस तरह से वो हॉकी स्टिक टूटी थी वो अपनी कमर को वैसे तुड़वाना नहीं चाहती थी। कुशल अभी भी हैरानी से अभिमन्यु को देख रहा था, वहीं मानव की तो इतने में ही हवा टाइट हो गई थी। कुशल ने जल्दी से उसके हाथों में पकड़ा हुआ मोटा डंडा अपने हाथ में लिया और गुस्से से अभिमन्यु को देखते हुए बोला, तेरी हीरोगिरी मैं भी निकालता हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने दोबारा अभिमन्यु के कंधे पर वो डंडा मारना चाहा, अभिमन्यु ने अपने एक हाथ से उसे डंडे को पकड़ा और अगले ही पल उसे कुशल के हाथों से खींचकर कुशल के सिर पर दे मारा। एक ही वार में वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरा। उसका सिर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। दर्द से वो तड़पने लगा था, और उसे यूं तड़पते हुए देख बाकी सारे लड़के उसे बचा नहीं रहे थे, बल्कि पीछे की तरफ हट रहे थे। अभिमन्यु ने एक गहरी नज़र उन सब लड़कों पर डाली और सार्कास्टिक वे में पूछने लगा, ये बताओ,
इसे लेकर इसका ट्रीटमेंट करवाने हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे या फिर साथ में खुद का ट्रीटमेंट भी चाहिए? दोनों ऑप्शन तसल्ली से पूरे किए जाएंगे। चॉइस तुम लोगों की है। उसकी बात सुनकर उन सभी लड़कों के चेहरे पर पसीना झलकने लगा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए थे। जब वो जमीन पर बुरी तरह से तड़प रहा था तो उनकी तो औकात ही क्या थी। वो लड़के जल्दी से कुशल को संभालने लगे। अभिमन्यु ने रावी की तरफ देखा और बोला, इतना शो काफी है या फिर और देखना चाहती हो? रावी एकदम हक्की बक्की उसको देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो देखा वो सच में रियल था। एक ही वार और कुशल का काम तमाम। कहाँ वो ये सोच रही थी कि कुशल और उसके दोस्त अभिमन्यु की हालत खराब कर देंगे, और कहाँ अब कुशल के दोस्त कुशल को ही संभालने में लगे हुए थे। उसने अपना सिर तुरंत ना में हिलाया। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, चलो शो नहीं देखना तो क्या हुआ, जरा सा हॉट सीन देख लो। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। रावी को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसे गर्मी लगने लगी थी। उसकी नज़रें अभिमन्यु की चेस्ट पर थीं। कल रात ही उसने अभिमन्यु की चेस्ट देखी थी, एकदम हॉट, लेकिन पिक्चर में भी वो नज़ारा कहाँ था जो अब उसे रियल में देखने से मिल रहा था। अभिमन्यु ने अपनी शर्ट उतारकर अपने हाथ में पकड़ी और फिर कुशल पर झुककर उसके सिर पर बांध दी। वो कुशल की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल जिंदा हो। अगर वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बच जाओगे, और अगर बच गए तो माफ़ी मंगवाने तो मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे। शायद तब तुम्हें पता चलेगा कि अभिमन्यु खुराना चीज़ क्या है। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटा और रावी की तरफ देखने लगा। रावी जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ भाग गई, और जिस तरह से वो भागी उसे देखते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुशल के दोस्त उसे तुरंत वहां से ले गए थे और अभिमन्यु भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपनी गाड़ी की तरफ आया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस वक्त वो हद से ज्यादा डेंजरस और हॉट लग रहा था। उसे देखते हुए रावी का गला सूखने लगा था। तभी अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम बताओ, मुझे तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या? उसकी बात सुनकर रावी के होश उड़ गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट से फोन निकाल लिया और व्योम का नंबर डायल कर दिया। रावी की सांसें हलक में अटक गईं। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में चेरी नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी और दिव्यांश के हाथ में चॉकलेट सिरप से भरा हुआ बाउल था, जिससे वो चेरी के ऊपर वो हॉट चॉकलेट डाल रहा था। चेरी का सीना इस वक्त पूरी तरह से उसके सामने खुला हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका वो ऊपर की तरफ उठता हुआ सीना देखकर दिव्यांश और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। अपने हाथों में पकड़ा हुआ बाउल साइड में रखने के बाद दिव्यांश अब चेरी के ऊपर झुका और उस चॉकलेट सिरप को लिक करने लगा। उसके होंठ चेरी के बदन पर चल रहे थे और चेरी गहरी सिसकियां भर रही थी। उसके उन नाजुक से अंगों से चॉकलेट को खाने के बाद अब दिव्यांश ने अपना सीना चेरी के सीने से लगाया और फिर खुद नीचे लेटकर चेरी को अपने ऊपर लिटा लिया। चेरी के सीने पर लगी हुई सारी चॉकलेट अब दिव्यांश के सीने पर लग चुकी थी और दिव्यांश उसे सेडेटिव नज़रों से देख रहा था, जिसके बाद चेरी अब उस चॉकलेट को लिक करने लगी थी। दिव्यांश ने अपना हाथ चेरी के सिर पर रखा हुआ था और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। कब उन दोनों के बदन पर लगी हुई वो चॉकलेट पूरे बेड पर फैलने लगी और वो दोनों एक दूसरे के बदन के हर एक अंग को चूमने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे चॉकलेट उनके बदन से हटती जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के बदन पर लिपटते चले जा रहे थे। दिव्यांश तकरीबन आधे घंटे बाद चेरी के ऊपर झुका हुआ था और चेरी दर्द भरी सिसकियां भर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर दिव्यांश के होंठ थे। दिव्यांश की कमर मूव हो रही थी। वो पूरी तरह से उन होठों को चूमने में लगा हुआ था। दोनों का बदन अब पसीने से तरबतर होने लगा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे दोनों सॉफ्ट से वाइल्ड होते जा रहे थे और उस कमरे में उन दोनों की गर्म सांसें अपनी जगह बना रही थीं। दोपहर में शुरू हुआ उनका वो सिलसिला रात तक नहीं रुकने वाला था। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन के बाहर अभिमन्यु ने गाड़ी रोकी और रावी की तरफ देखा। रावी अपना चेहरा झुकाकर गाड़ी से बाहर निकलने लगी। अचानक ही उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रावी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत पलटकर अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु डेविल स्माइल के साथ बोला, बेशक मैंने तुम्हारे डैड को कॉल नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बस तुम पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। उसकी बात सुनकर रावी का चेहरा एकदम मायूस हो गया था। अभिमन्यु ने उसका हाथ छोड़ दिया और रावी तुरंत वहां से भागकर अंदर की तरफ आ गई। अभिमन्यु के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई।
वहीं अंदर आते ही रावी अपने रूम में आए और आते ही उसने अपना बैग जोर से बेड पर पटका और गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, क्या जरूरत थी मुझे कुशल से हाथ मिलाने की? उसका तो पोपट हुआ ही, साथ में मेरा और हो गया। और जो पनिशमेंट मिलेगी उसका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं। पता नहीं ये खतरनाक इंसान मुझे क्या ही सजा देगा। ओह गॉड, प्लीज मुझे बचा लो। ये बोलते हुए वो बिस्तर पर पसर कर लेट गई। इस वक्त उसका दिमाग हद से ज्यादा थका हुआ था और वो कब गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वही दिव्यांश और चेरी दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। जहां रात गहरी हो चुकी थी वहां उन दोनों के प्यार की गहराई भी हद से ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। दोनों हर एक हद को पार करते हुए पैशनेटली एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। और वो सिलसिला सुबह तकरीबन 5 बजे जाकर रुका, जहां पर चेरी दिव्यांश की बाहों में थी और हद से ज्यादा थकी हुई थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ज्यादा वाइल्ड था क्या? चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। मुझे आपके प्यार के साथ आपकी ये वाइल्डनेस भी चलेगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ दिव्यांश के सीने से दिव्यांश के चेहरे पर रखा। वे दोनों इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढके हुए थे, लेकिन उनके कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। दिव्यांश ने करवट लेकर उसके माथे को चूमा और बोला, अब चुपचाप सो जाओ, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी बोली, प्लीज एवोकाडो, अब नहीं। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब बस मुझे सोना है। ये बोलकर वो उसके सीने में सिमट गई और दिव्यांश ने भी अब उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों को सहलाता रहा। लेकिन उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जैसे वो जो करना चाहता था वो उसने कर दिया हो। चेरी जब आराम से सो गई तो दिव्यांश अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ चला गया। उसने लोअर पहन लिया था और अब वो सिगरेट पी रहा था। वो धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, रेड, दिव्यांश रावत को जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके रहता है। तुमने चैलेंज दिया था कि तुम मेरे पास नहीं आओगी, लेकिन तुम वो चैलेंज हार गई। तुम खुद मेरे पास आई और कल प्यार भी तुमने ही मुझे किया। दिव्यांश रावत को तुम कभी नहीं हरा सकती, कभी भी नहीं। लेकिन अब अपनी हार से रूबरू तुम बहुत जल्दी होगी। ये बोलते हुए उसने पीछे पलटकर डेविल नजरों से चेरी की तरफ देखा, जो आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी। कौन कहता है मासूमियत सिर्फ थकती है? सबसे ज्यादा जख्मी भी ये मासूमियत ही होती है। आजकल प्यार का सिर्फ एक ही रूप है, छलावा और धोखा। मोहब्बत और वफा दोनों कोने में बैठकर रोती हैं। रावत फार्म हाउस। चेरी की आंखें खुली और उसने तुरंत अपनी बगल में देखा, जहां दिव्यांश उसके साथ ही सोया हुआ था। दिव्यांश को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके बिल्कुल करीब हो गई और उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, रेड। ये कहते हुए उसने चेरी की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। चेरी भी मुस्कुराए और फिर उसके गाल को हल्का सा चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग, एवोकाडो। दिव्यांश ने उसके बालों को सहलाया और फिर प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, देख रहा हूं कि मेरे प्यार का तुम पर क्या असर है। खूबसूरत तो तुम पहले ही थी, लेकिन अब तो कातिलाना लग रही हो। उसकी बातें सुनते हुए चेरी का चेहरा लाल हो गया। वो बिस्तर से उठी और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़े हुए ही ऊपर की ओर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि इस वक्त वो किस हालत में है। दिव्यांश उसकी पीठ की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक बार फिर से मुझे पागल कर रही हो। सुबह का वक्त है, अगर मैं शुरू हुआ तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा। उसकी बात सुनकर चेरी झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं। कल पूरा दिन और पूरी रात इन सब में ही गया है, एवोकाडो। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अब मैं आपको और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती और अब हम दोनों के बीच ये सब शादी के बाद ही होगा। ये बोलते हुए वो दिव्यांश को वार्निंग लुक दे रही थी। तभी दिव्यांश ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींचा। चेरी सीधा बिस्तर पर गिर पड़ी। दिव्यांश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? ये सब शादी के बाद होगा। बताओ, तुम्हें अभी यहाँ तुम्हें ऐसी हालत में देख भी लूं तो मेरा बुरा हाल हो जाता है और तुम कहती हो कि मैं शादी तक कंट्रोल करूं। मुझसे नहीं होगा कंट्रोल, मुझे तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए फिलहाल तुम्हें छोड़ देता हूँ, बस एक हल्की सी लव बाइट चाहिए। ये कहते हुए उसने उसकी गर्दन की तरफ देखा। चेरी मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दिया, ताकि उसकी पूरी गर्दन दिव्यांश के सामने हो और वो उसे अच्छे से लव बाइट दे सके।
उसकी इस हरकत को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने होठों को खोला और फिर अपने दांत हल्के से चेरी की गर्दन पर गड़ाकर उसे लव बाइट देना शुरू किया। चेरी को दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। शायद यही इश्क की खासियत होती है कि इंसान अपने जिस्म पर कोई भी दर्द बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बारी दिल की आती है तो वो टूट जाता है। बदन पर जख्म खाकर भी इंसान मुस्कुराता है, लेकिन जब दिल में दर्द होता है तो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाता। कुछ देर बाद चेरी ने अपनी आंखें खोलीं। दिव्यांश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें रावत मेंशन जाना है। फिलहाल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करना, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। उसकी बात सुनकर चेरी का चेहरा खिल गया। कहीं न कहीं वो जानती थी कि उसका सरप्राइज क्या होगा। वो यही सोच रही थी कि शायद दिव्यांश आज शाम को धरा और व्योम से उन दोनों के बारे में बात करेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपके सरप्राइज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, एवोकाडो। दिव्यांश भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, अब दिव्यांश रावत का सरप्राइज है तो बेसब्री से इंतजार करना तो बनता ही है। ये कहते हुए उसने चेरी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में दिव्यांश और चेरी दोनों रेडी हो चुके थे। चेरी फार्म हाउस से रावत मेंशन के लिए निकल गई थी और दिव्यांश अभी फार्म हाउस में ही था। चेरी के जाने के बाद वो सोफे पर बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा था। तभी उसने अपने फ़ोन में निहारिका का नंबर डायल किया। वही निहारिका जो अभी तक बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसने नींद में ही दिव्यांश का कॉल रिसीव किया, लेकिन सामने से दिव्यांश ने जो कहा उसे सुनकर उसकी नींद उड़ गई। वो तुरंत बोली, सच में? दिव्यांश ने सामने से कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। निहारिका के हाथों से उसका फ़ोन छूट गया था और उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो अब तुरंत बिस्तर से उठी और जल्दी से रेडी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन में रावी कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। बार बार उसके कानों में अभिमन्यु की कही हुई बात गूंज रही थी कि वो पनिशमेंट के लिए रेडी रहे। पनिशमेंट का सोचकर उसे डर लग रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रही थी। इस वक्त उसने एक वाइट शर्ट विद ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। बालों को कली लुक देते हुए उसने खुला छोड़ा हुआ था। कुल मिलाकर इस वक्त वो बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। अच्छे से रेडी होने के बाद वो नीचे की तरफ आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आजकल बड़ी बदल गई हो तुम, रावी। पहले तो तुम्हारा अलार्म बजता रहता था और तुम उठती नहीं थी। तुम्हारे अलार्म की आवाज़ पूरे रावत मेंशन में गूंजती थी, और अब तुम्हारा अलार्म बजता ही नहीं और तुम अलार्म से पहले ही उठ जाती हो। उसकी बात सुनते हुए रावी आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। धरा मुस्कुराते हुए एक बार फिर से बोली, ऑब्वियसली ये स्टडी का प्रेशर तो नहीं हो सकता। उस दिन तुम अपने किसी प्रोफेसर का जिक्र कर रही थी, कहीं ये उस प्रोफेसर की वजह से तो नहीं? ऐसे में तो शायद मुझे उस प्रोफेसर से मिलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही रावी के होश उड़ गए। वो झट से बोली, आपके पास इतना वक्त है क्या जो आप मेरे प्रोफेसर से मिलने जाएंगी? मेरा मतलब है, डैड ने आपको कब से इतना फ्री छोड़ दिया? आप डैड पर ध्यान दीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि अब उन्हें मेरे प्रोफेसर से भी जलन होने लगे। इसलिए आप मेरे प्रोफेसर का ख्याल छोड़ दीजिए। धरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे प्रोफेसर कर रही हो? आई मीन, प्रोफेसर तो वो सब के हैं न, या तुम्हारे कुछ खास हैं? रावी चिढ़ते हुए बोली, स्टॉप इट मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो वॉट, मुझे आपके सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करना ही नहीं चाहिए। आप मुझे खाना कम खिलाती हैं और मेरी टांगें ज़्यादा खींचती हैं। आपको तो न आपके मिस्टर हल्क ही सबक सिखा सकते हैं। कहूँगी उन्हें कि आजकल आप बड़ा मेरे मामलों में अपनी नाक घुसाने लगी हैं। वो आपको संभाल कर रखें, कहीं आप उनके हाथों से निकल न जाएं। उसकी बात सुनकर धरा मुस्कुराए और बोली, ओह रियली? रावी उसे मुंह बनाते हुए देख रही थी। धरा कुछ सोचते हुए बोली, चलो एक काम करते हैं, तुम अपने डैड से मेरे बारे में बात करना और मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारे प्रोफेसर के बारे में बात करूंगी। चलेगा क्या? रावी मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा। धरा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। रावी अपना टोस्ट खाते हुए उठी और बोली, मुझे लगता है कि मुझ मासूम को हर तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है।
आप भी मुझे नहीं छोड़ती और वो मिस्टर अभिमन्यु खुराना तो पीछे पड़े हैं, मेरे जैसे किसी ने उन्हें फिरौती दी हो मुझे परेशान करने की। मेरा मन तो करता है कूट दूं उन्हें, लेकिन एक तो वो है भी इतने लंबे चौड़े और मैं लिटिल एंजल। ये बोलते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया हुआ था। उसके मुंह से अभिमन्यु खुराना नाम सुनकर धरा हल्का सा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने व्योम से ये नाम बहुत बार सुन रखा था और हर बार पॉजिटिव वजह से ही। वो गुस्से से बोली, देखना, एक दिन मैं बदला जरूर लूंगी उस मिस्टर अभिमन्यु खुराना से। छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, लेकिन प्लीज मॉम, आप तो मुझे टॉर्चर मत कीजिए। धरा अपनी जगह से उठी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, कोई मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है और मैं बर्दाश्त करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तुम तो उसे कुछ कहो न कहो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। डोंट वरी, आज तुम्हारे मिस्टर अभिमन्यु खुराना का अच्छे से इलाज हो जाएगा। रावी उसकी बात सुनकर तुरंत अपना चेहरा नमे हिलाते हुए बोली, नहीं मॉम, ऐसा मत करना। धरा ने झट से पूछा, क्यों? तुम तो उसे सबक सिखाना चाहती हो न, तो फिर अब मुझे रोक क्यों रही हो? रावी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन फिर अचानक से ही मुस्कुराए और बोली, आप ही कहाँ मेरी बातों को सीरियस ले रही हैं, मॉम? आपको तो पता है न, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। कहीं आपने डैड को उनके बारे में कुछ कह दिया और डैड ने उन्हें बर्बाद कर दिया, तो एक छोटी सी गलतफहमी पर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसलिए आप रहने दीजिए, मैं उन्हें खुद हैंडल कर लूंगी। धरा ने पूछा, पक्का? रावी मुस्कुराते हुए बोली, पक्का। ये बोलकर उसने जल्दी से धरा के गाल को चूमा और फिर वहां से बाहर की तरफ भाग गई। धरा मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम्हें तुम्हारे मिस्टर अभिमन्यु खुराना को पूरी जिंदगी हैंडल करना पड़ेगा, रावी बेटा। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे डैड की चॉइस यही है और उनकी चॉइस पर मुझे तो कोई शक नहीं। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वही रावी के निकलते ही चेरी मैंशन के अंदर आई। धरा की नजरें अब चेरी पर टिक गईं, जिसका चेहरा एकदम खिला हुआ था। उसे देखते हुए धरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। चेरी जल्दी से आकर धरा के सीने से लग गई। धरा ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। धरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा एवोकाडो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम मुझे भूल ही जाओगी। लेकिन अच्छा लगा ये जानकर कि उसके मिलने के बाद भी मैं तुम्हें याद हूँ। चेरी ने पीछे हटकर मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी स्ट्रॉबेरी हैं, और बेशक एवोकाडो मेरे साथ हो या न हो, आपको मैं कभी नहीं भूल सकती। तभी पीछे से एक आवाज़ आई और मुझे। उस आवाज़ को सुनकर चेरी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं।